और मुझे लगता है कि मुझे 16 से ऊपर नंबर दिए, 20 तक, 16 से 20 तक। जो अच्छे है नंबर, बहुत अच्छे हैं। अच्छे क्या, बहुत अच्छे। अच्छे तो 10-12 भी अच्छे होते हैं। हम्म। जो मैं 3rd ग्रेड का सपना, 2nd ग्रेड का सपना देखने वाला बच्चा अगर स्कूल व्याख्याता बना तो वो सिर्फ उनकी प्रेरणा से। उसमें पेपर लीक हुआ था कहते हैं इसीलिए रद्द हुआ और था। उसके बाद भी पेपर लीक हुए, चाहे कोई सी भी सरकारों लीक होते रहते हैं, हुए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? लगाएंगे अपना एनर्जी जितना उतना हम प्राप्त कर मतलब कर्म लौट के आते हैं, लौट के आते किस्मत। चलते। चलो ये बता दो, सर्किल क्या डिपेंड करता है हमारी सफलता में या हमारे व्यवहार में, दोस्तों में क्या कुछ आपका सहयोग रहा एक हो समय तक मैंने सुना था कि अगर आप तो? कितने साल काम किया ये फोटोग्राफी वाला? 4 साल, अच्छा। उससे पूछने से पहले हमें पता नहीं लगता कि अंदर कौन इंटरव्यू ले रहा है, बोर्ड किसका है। अब पॉलिटी कहाँ से पढ़ने के लिए कहोगे? कोचिंग करनी चाहिए, सीधा नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विचारधारा का था। अब विचारधारा बदली है सर? अब देखो विचारधारा बदल तो नहीं सकती, क्योंकि कम्युनिस्ट तो पहले राइटिस्ट होगा तो वो लेफ्टिस्ट बन जाएगा, लेफ्टिस्ट कभी राइटिस्ट नहीं बन सकता। अब देखो अब अंदर क्या है वो सब अंदर की बातें। अपनी मेहनत उन्होंने कर बहुत रखी ज़्यादा पहले से। मेहनत कर रखी है, तो वो नोट्स मैंने फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4-5 बार रीड कर लिए थे, पढ़ लिए थे। मुझसे रिटर्न में ज़्यादा नंबर वालों का, जिनके 5-6 नंबर ज़्यादा थे, उनका हुआ नहीं, जबकि मेरा हो गया। एग्ज़ाम का जो नया पैटर्न आया है उस पैटर्न के हिसाब से वो किताब बहुत किफ़ायती थी, बहुत बेहतर पुस्तक थी। और मैंने क्या बताऊँ, मैंने एक किताब मैंने पढ़नी शुरू की, उसको इतनी बार पढ़ा कि उसके पेज ही फट गए। फिर मैं एक किताब और लेके आया। तो मैं देहाती गंवार आदमी हूँ, शहर गया नहीं हूँ, कम गया हूँ, तो इसीलिए शहर के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनका क्या तरीका, तौर तरीका, वो मुझे ज़्यादा पता है नहीं। ये 12वीं पास कर रखी है या अब रिजल्ट आने वाला है, तो वो मतलब बार बार पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। विद्वान बनना है तो हमें बहुत सारा साहित्य पढ़ना होता है, विषय के बारे में और चीज़ें, गहन चीज़ें पढ़नी होती है। लेकिन हमें हमारा लक्ष्य ये है कि हमें पहले नौकरी लगना है, तो हमें एक वापस वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड की तैयारी करूँगा, क्योंकि 2 गुना में मेरा वहाँ हो रखा था पिछली बार। तो मुझे लग रहा था कि 1 गुना वाले तो लग गए, अब जो पीछे 1 गुना उसमें हम हैं तो हम लगेंगे। सीधी सी बात है कि मैं 3-4 घंटे पढ़ता हूँ हमेशा। नहीं। और एक कोई सामने वाला आता है मोदी जी की तरह, कहता है कि 18 घंटा में काम करता था या 18 घंटा पढ़ता था, तो इन दोनों पे क्या कहना है? एक मतलब 6 कह रहा है, एक 16 कह रहा है। देखो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे फिर से एक लंबे अरसे के बाद बहुत बहुत स्वागत है। और इसी सीरीज़ में आज हमारे साथ है श्री सुरेंद्र, जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटी से है। और इन्होंने एक के बाद एक कम उम्र में और लगातार कई सफलताएं हासिल की हैं। उस सब के बारे में आज हमें जानने को मिलेगा। आपने पहले 3rd ग्रेड और बाद में 2nd ग्रेड और बाद में स्कूल लेक्चरर, और अभी वर्तमान में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर जो RPC द्वारा आयोजित भर्ती में आपने सफलता हासिल की है। तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे स्टार्ट किया जाए आप बताइए, क्योंकि आपने एक RPC में इंटरव्यू दिया है और उसमें आपने सफलता हासिल किया। देखो जैसा आपको जहाँ से उचित लगता है, आपको कहाँ से किस चीज़ से शुरू करना चाहिए, परिचय तो वैसे आपने मेरा बता ही दिया। बाकी जो भी चीज़ आपको अपने हिसाब से उचित लगती है, आप वैसे वैसे मेरे को पूछते जाइए, मैं बता दूँगा। तो आपने मतलब शुरुआत में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सोचा या नहीं? मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो बहुत बाद में, लेट, जब ये स्कूल व्याख्याता में मेरा चयन हो गया था और उसके बाद जब सहायक आचार्य की ये भर्ती आई थी, तो तभी मैंने पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में सोचा। उससे पहले मेरा कोई ऐसा लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का नहीं था। मेरा बचपन से ही था कि मेरे को शिक्षक बनना है। और बाकायदा मैंने कभी शिक्षक भर्ती के अलावा किसी भर्ती का फॉर्म भरा ही नहीं। शायद मुझे याद है एक बार मैंने पटवारी का फॉर्म भरा था, उसके अलावा मैंने कभी कोई फॉर्म ही नहीं भरा, कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया। शिक्षक बनना था। और अब शिक्षक के जो पायदान है वो धीरे धीरे मैं ये सहायक आचार्य तक चयनित हो गया। अच्छा, अभी वर्तमान पोस्टिंग कहाँ है? अभी मैं स्कूल लेक्चरर के रूप में PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोडू में पोस्टेड। और इसकी ज्वाइनिंग लगभग इसकी ज्वाइनिंग थी मेरी 9 अक्टूबर 2023 की। तो जैसे एक होता है कि छोटी भर्ती हो या बड़ी भर्ती हो, उसको फाइट करने के लिए कोचिंग करनी पड़ती है। और
कई प्रकार के होते हैं, कोई सेल्फ करता है, कोई कोचिंग करता है, कोई हाइब्रिड अपनाता है कि सेल्फ और कोचिंग दोनों साथ में। तो आपने इसमें मेरा मानना है कि ये व्यक्तिगत मसला है। अब हर भर्ती का अलग अलग सिलेबस होता, पाठ्यक्रम होता है, और कई ऐसे विषय हैं जिनमें कोचिंग करनी पड़ती है, कई ऐसे विषय हैं जिनमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो स्वाध्याय करके, सेल्फ स्टडी करके भी जो सफलता है वो हासिल की जा सकती है। जहाँ तक मेरा ये मानना है कि मैं कला वर्ग का विद्यार्थी हूँ, और जब मैंने तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करी थी वो भी सामाजिक विज्ञान से करी थी, और ये ऐसे विषय हैं जिनमें कोचिंग करने की ज़रूरत होती नहीं है। ज़्यादातर यही रहता है कि चीज़ें हमें पढ़नी है, और जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे खुद से, उतनी ही चीज़ें हमारे ज़्यादा याद होगी, चीज़ें जहन में ज़्यादा उतरेगी। तो मेरा ये मानना था जिस विषय से मैं हूँ उसमें कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसीलिए मैं कोचिंग गया नहीं। हाँ, बाकायदा मैंने स्कूल व्याख्याता की तैयारी के समय भाटिया आश्रम टेस्ट सीरीज़ करी थी, 3-4 टेस्ट ज़रूर दिए थे, लेकिन क्लास में बैठ के कभी वो पढ़ाई मैंने नहीं करी। ऑनलाइन भी नहीं लिया? ऑनलाइन भी नहीं लिया। ये तो मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट तो जैसे सोशल मीडिया पे मेरे कमेंट्स में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, उसी में से कुछ क्वेश्चन उठाए आप पूछो, और कुछ खुद से भी। जितनी मुझे जानकारी है आप पूछो, जैसा मेरा उत्तर बनेगा मैं आपको दे दूँगा। अच्छा, तो जैसे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मेरा यही है, क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। बाद में दोस्तों इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या पढ़ना है उस पर भी थोड़ी चर्चा की जाएगी, थोड़ी क्या काफ़ी। तो एक जो सोशल मीडिया है, इससे क्या है कि लोग आज सोशल मीडिया से कोई अछूता तो है नहीं, टाइम ख़राब करता है, कभी कभी भटकाव भी करता है कि हमारा मौलिकता को दूर ले जाया जाता है। जैसे हम बनना कुछ और चाहते हैं, किसी दूसरे के सपने हम अडॉप्ट कर लेते हैं या आधुनिकता के चक्कर में आ जाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? सोशल मीडिया मतलब कम करें या यूज़ करते हुए अपने मौलिकता को बचाए रखें? देखो, पहली तो बात मुझे लगता है आपने कहा कि सोशल मीडिया मौलिकता कम करती है, मुझे तो इसी बात से अहम सहमति है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं पिछले 10 सालों से सोशल मीडिया पे पूरा सक्रिय रहा हूँ। अच्छा। और फेसबुक से लेकर मैंने सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे मैं हूँ। मौलिकता कम इसीलिए नहीं करता क्योंकि फेसबुक की वो मुझे ज़रिया था सबसे पहले, जहाँ मैंने लिखना शुरू करा। मैंने एक लेखों की श्रृंखला वहाँ लिखनी शुरू करी, और जब मैं लिखने लगा लोग उन पे पसंद करने लगे, टिप्पणियाँ करने लगे, तो मेरी एक जो अंदर से एक ये और कि हाँ, इसमें हमें रोज़ नियमित रूप से अपने जो विचार है वो प्रकट करने चाहिए। और अगर हम रोज़ जब विचारों के बारे में करेंगे तो हम क्या होगा, फिर जो करंट जितने भी मुद्दे हैं हम उन चीज़ों से अपडेट रहते हैं, क्योंकि हम तभी लिख पाते हैं जब इस चीज़ के बारे में हमें पूरी जानकारी है। हमारे अपने विचार तो ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं आपको जानता ही आपका क्या बैकग्राउंड है, तो मैं कैसे बताऊँ हाँ इतना अच्छा लड़का है, या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से जोड़ के बता दूँगा अच्छा लड़का है, क्या है, कहाँ जन्म हुआ, क्या करता है, क्या पैसा है, क्या व्यवसाय है। जब आपके बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो मैं आपको कैसे बात। इसीलिए अगर हम उस पर लिखेंगे, उस पर सक्रिय रूप से हम नियमित रूप से लेखों में अपना काम करेंगे, तो हम करंट जितने भी मुद्दे हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय सामाजिक जितने भी, हम उन चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाएंगे। जैसे आपने कहा कि मैं इस टाइप से सोशल मीडिया यूज़ करता था, ये तो एक बौद्धिक प्राणी की पहचान होगी। इससे मतलब सभी एक जैसा सोचते नहीं हैं। कोई जैसे मतलब एक तो प्रोडक्ट करता है, जैसे आपने लिखना शुरू किया, आपने कुछ उत्पाद किया, जैसे विचारों का किया, और कुछ होते हैं जो सिर्फ ग्रहण ही करते हैं, चाहे रील्स हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कैसी भी हो, वो भी तो एक साइड इफेक्ट है। मैं देखो, हर किसी का जीवन जीने का जो तरीका होता है, चीज़ें सीखने का तरीका होता है, चीज़ों को प्रकट करने का तरीका वो व्यक्तिगत होता है। अब आप जिन चीज़ों से सहमत होते हैं, कई बार मैं उनसे नहीं होता, जिन चीज़ों से मैं सहमत होता हूँ उससे बाकी लोग सहमत नहीं होते। अब जैसे कि एक सबसे बेहुदा प्रश्न जो ये पूछा जाता है कि कैसे पढ़ा जाए, मुझे लगता है कि जब मैं अपना जो पढ़ने का तरीका बताऊँगा, अगर सामने वाले का तरीका वो उस मैच नहीं खा रहा है, तो अगर वो मेरी वाली चीज़ों को फॉलो करेगा तो कैसे सफल होगा, वही नहीं पाएगा। एक मैंने ऐसे भी मेरे मित्र थे देखे जिन्होंने दिन में सिर्फ उनको 10 पेज पढ़ने, याद करके छोड़ने, मतलब उनको रटना है एकदम, 10 पेज है
तो 10 पेज में क्या चीज़ है उन्होंने पूरी रट ली। और कई मेरे जैसे ऐसे ही होते हैं जिनको यह है कि 1 घंटे में 10 पेज पढ़ने हैं। दिन में अगर हम 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमारा यही टारगेट है कि हमें तो 150 पेज पढ़ने हैं। तो सबका पढ़ने का और उन चीज़ों को मतलब स्वीकार करने का अलग अलग तरीका होता है। तब कई हो सकता है सोशल मीडिया की वजह से, अब आप कहते हो कि सोशल मीडिया की वजह से भटक जाते हैं, हो सकता है वो उन्होंने उसमें अपने आप में एक स्थान बनाया हो, वो हो सकता है अपने आप में कोई बड़े इन्फ्लुएंसर बने हो। तो ये सब अलग अलग चीज़ें होती है। उसमें अगर मैं कहूँ कि हाँ कोई भटक जाता है तो ये मेरे विचार उनके ऊपर थोपने जैसा हो गया। कुल मिलाकर आपका निष्कर्ष ये है सोशल मीडिया पे भी, यानी कि हाँ अपने हिसाब से उपयोग करो, बढ़िया उसको करो। सही उपयोग करो। हर चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। अब हम किस पक्ष की ओर जा रहे हैं वो हमारा इंडिविजुअल मसला है, व्यक्तिगत मसला है। उसमें हम ना तो सोशल मीडिया को दोषी ठहरा सकते या फिर ना हम उन लोगों को दोषी ठहरा सकते जो सोशल मीडिया पे अपनी बात रखते हैं, अपने वीडियो शेयर करते हैं, अपने फ़ोटो शेयर करते हैं। तो आप स्कूल टाइम से मतलब कैसे विद्यार्थी थे? जैसे एक तो इंटेलिजेंट होते हैं। मैं स्कूल समय से बहुत औसत विद्यार्थी था, पर बड़ी मज़े की बात है कि सबको लगता था कि मैं बहुत होनहार विद्यार्थी। खुद से अलावा सभी को लगता था? मेरे अलावा सबको लगता था। मैं औसत विद्यार्थी था। प्राथमिक शिक्षा गांव की सरकारी विद्यालय से करी, फिर 10वीं 931 फांटे से श्री विष्णु ज्योति विद्या मंदिर से मैंने करी। उस समय मेरी प्रथम श्रेणी थी, 61.50% बने थे। ये कब की बात है? ये 2010 की। अब अगर आज से उन चीज़ों को जोड़ के देखें, 61.50% अगर हम कहें, अब जब ये समय है जब बच्चा 90% से कम बढ़ते तो भी हताश होता है। तो उस समय के लिए मैं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली था, ये तो वो बातें थी नहीं। पढ़ने में जैसे गांव का एक साधारण औसत बच्चा पढ़ता है और जितनी उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर होता था उतना मेरा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपने उच्च पद पे औसत विद्यार्थी भी पहुंच सकता है। हमेशा वो औसत वाले ही जाते हैं सर। जैसे कुछ ऐसे उदाहरण आता है कि 10वीं फेल IPS बना, और कुछ ऐसे भी आता है कि कॉन्वेंट विद्यालय से पढ़ते हैं वही बनते हैं। तो जैसे एक आध उदाहरण ठीक है बन जाते हैं, पर ज़्यादातर कहते हैं कि वही बनते हैं जो पहले से अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, बाद में रिकवर कर नहीं पाते। उस पर आपका क्या कहना है? मेरी बात सुनो। मेरा मानना है कि प्राथमिक शिक्षा जब बच्चा पूरी करे तब तक 2 चीज़ें उसको बेहतर ढंग से आनी चाहिए। एक तो धारा प्रवाह किताब को पढ़ना और एक पढ़े हुए को लिखना। ये अगर दोनों उसकी प्राइमरी एजुकेशन के दौरान अगर उसको ये दोनों चीज़ें आ रही है तो भविष्य में वो बच्चा जैसा चाहता है वैसा वो पढ़ाई की लाइन में कर सकता है। अब धारा प्रवाह पढ़ने का मतलब ये हो गया कि अब अगर वो किताब को पढ़ रहा है उसके अर्थ को ग्रहण कर रहा है। अब कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब हम विद्यालय में पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि सर मेरे को याद नहीं होती। अब याद, अब मनोविज्ञान कहता है, ये विज्ञान भी यही कहता है कि जो मानव मस्तिष्क है वो सबका एक जैसे विकास करता है। आप में 1350 ग्राम का दिमाग होगा, मेरे में उतने का ही होगा। हम ही में से कई बार हम बैठते हैं, कोई बात करता है कि मैं पढ़ता हूँ तो भूल जाता हूँ, दिमाग से निकल जाती है, और जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि निकल ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे याद नहीं होते, इसका मतलब यह है कि वो पूरी एक साथ लाइन पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अब अगर जब वो लाइन को ही पूरी को एक साथ नहीं पढ़ रहा है, शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ रहा है, तो वो बच्चा याद कैसे करेगा? उसको पूरी लाइन का अर्थ ही पता नहीं चला, तो शब्दों को अलग अलग पढ़ रहा है कि हाँ ये हो गया। अब जैसे सुरेंद्र पढ़ना है तो सुरेंद्र, पूरा कोई वाक्य पढ़ना है तो वाक्य को तोड़ तोड़ के शब्दों में अलग अलग पढ़ेगा, तो उसका अर्थ नहीं ग्रहण कर पाएगा। अर्थ नहीं ग्रहण कर पाएगा तो याद होगा नहीं, सीधी सी बात। सही है। एक जैसे होता है, मैंने एक दो कोई वीडियो भी देखे थे, रील्स आती रहती है। मैं भी सोशल मीडिया ठीक ढंग से यूज़ करता हूँ और रील्स देखता रहता हूँ। इस पर कोई ये कहता है कि मैं तो लगने के बाद कहता हूँ या पहले ही ऐसा कहता हूँ कि मैं 3-4 घंटे पढ़ता हूँ हमेशा। नहीं। और एक कोई सामने वाला आता है मोदी जी की तरह कहता है कि 18 घंटा में काम करता था या 18 घंटा पढ़ता था। तो इन दोनों पे क्या कहना है? एक मतलब 6 कह रहा है, एक 16 कह रहा है। देखो, 2 चीज़ें। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब तक आप पहली नौकरी प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक अगर आप 3 घंटे या 4 घंटे का कोई कह रहा है तो वो मुझे लगता है एकदम झूठ कह रहा है आपके हिसाब से। अब मैं जब स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहा था, हम सूरतगढ़ रहते थे, मेरे और भी मित्र मेरे साथ रहते थे,
हम रोज़ मिनिमम 14, 15, 16 घंटे हम पढ़ते थे। 6 महीने हम ऐसे पढ़े। अब जब मैं लग गया, मेरा पाठ्यक्रम तैयार हो गया, तो जब मैंने सहायक आचार्य की तैयारी करी तो वही 3-4 घंटे वाली बात हो गई। क्योंकि फिर हमें क्या था कि वो जो चीज़ें पढ़ रखी है, चीज़ें हमने पढ़ रखी है, हमारा चीज़ें कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ें तैयार हो गई, तथ्य हमने याद कर लिए। अब हमें क्या करना होता है, उन चीज़ों को रिवीजन करना होता है। अब अगर हम उसके 1/4 समय भी पढ़ते हैं तो हम उन चीज़ों को जब हमने 16 घंटे में पढ़ के तैयार किया, उसको 4 घंटे में कर सकते हैं। आपने अगर सीधा ही नया बच्चा कहता है कि कोई 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे पढ़ कर में बन गया, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कोई इतना कुशागर बुद्धि का वो कर लेता होगा, पर हमसे तो हुआ नहीं। अच्छा, तो आपने अधिकतम कितनी घंटे पढ़ाई की थी? स्कूल 15-16 स्कूल व्याख्याता के समय, वो भी सिर्फ एक भर्ती में। हाँ, एक भर्ती में 6 महीने मैंने ऐसे पढ़ाई करी थी। मेरे साथ और भी थे, महिराम जी काकड़ थे, 2-4 मित्र और भी थे मैं, तो हम दोनों तीनों जीते रहते थे, हम ऐसे ही पढ़ते थे। एक जैसे आजकल ज़्यादातर टीचर्स भी कहते हैं और जो लग रहे वो भी कहते हैं, पता नहीं देखा कहते हो कि एक मैटर हो, वो अच्छे से मैटर पे विश्वास कर लो, चाहे दूसरा कैसा भी कहता हो, अपने मैटर पे विश्वास कर लो, चाहे थोड़ा ही हो। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं 2018 का, शायद आपने भी दिया होगा या नहीं दिया होगा, वरिष्ठ अध्यापक का मैंने पेपर दिया था। ठीक है। उसमें मेरा प्रोविजनली चयन हुआ 2 गुना में, फाइनल मेरा चयन नहीं। अब उसके बाद 18 से 22 के बीच एक भर्ती आई रीट की, वो हो गई थी रद्द। तो हमने उसकी पढ़ाई करी, बढ़िया मेहनत भी करी, लेकिन वो हो गई रद्द। अब फिर जब 2021 में जब मेरे को वापस तैयारी लगना था, 22 में समझ लो, 22 में, तब मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में था। प्लस में मेरे को एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, पॉजिटिव भी, कि मैं वापस वरिष्ठ अध्यापक की 2nd ग्रेड की तैयारी करूँगा, क्योंकि 2 गुना में मेरा वहाँ हो रखा था पिछली बार। तो मुझे लग रहा था कि 1 गुना वाले तो लग गए, अब जो पीछे 1 गुना उसमें हम हैं तो हम लगेंगे, सीधी सी बात है। तो मेरे एक बड़े भाई साहब है जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हंसराज जी, उस समय व्याख्याता थे, उनका मेरे पास एक दिन फ़ोन आया। मैं सूरतगढ़ चला गया था, 2nd ग्रेड की मैंने किताबें खरीद ली थी, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया शाम को, और उनका तैयारी तूरी पहले सारी चीज़ें हुई हमारी। तो मैंने कहा मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। उस समय क्या था कि जब 2022 वाले में आप देखोगे तो 1st ग्रेड की, 2nd ग्रेड की, 3rd ग्रेड, तीनों भर्तियाँ एक साथ। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई 1st ग्रेड की वो बड़ी भर्ती थी, राजनीति विज्ञान की 1196 सीटें थी, बहुत बड़ी पोस्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई तू 2nd ग्रेड की क्यों कर रहा है, इस समय सारे 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड तो कर रहे हैं, और मुझे तेरी काबिलियत के ऊपर भरोसा है, और तू लेक्चरर की तैयारी कर। अब देखो, वो विश्वास वाली बात है। अब उनको मेरे पे भरोसा था, या फिर उनको लगा कि भाई इसको एक लाइन पे लाना है अच्छी तैयारी की, मैंने उनके ऊपर विश्वास करा। उनका भाई ये लगे मैं पहले से, तो मुझे ये भी था कि हाँ, इनको तो पता ही है कि 1st ग्रेड में लगना कितना क्या कुछ है, वो भी स्कूल में करता हम 2री रैंक से लगे हुए थे। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। और तो फिर उन्होंने सजेस्ट करे किताबें, एक इनके कोई दोस्त थे, वो भी पहले प्रोफेसर लगे हुए थे, मुकेश जी, उनसे फ़ोन करवाया, किताबें मेरे को लिखवाई। अब मैंने इनकी बातों पे भरोसा किया और मैंने स्कूल लेक्चरर की तैयारी शुरू कर दी। अब तैयारी शुरू कर दी, नियमित रूप से फ़ोन आता, अपडेशन लेते रहते, तो मेरे को लगा कि हाँ, अब विश्वास तो इनके ऊपर करके मैंने तैयारी शुरू कर दी। अब मेरे ऊपर ये आ गया एक प्रेशर कि उनके विश्वास को पूरा करना, खरा उतरना। अब दबाव ये आ गया, तो मैं तैयारी भी ज़ोर शोर से मैंने करनी शुरू कर दी। और मैं बता रहा था आपको 14-15 घंटा हम पढ़ते, और मैं यकीनन उनके विश्वास पे और खरा उतरा, और मैंने उनको जैसा उन्होंने मुझसे उम्मीद करी थी, मैंने रिजल्ट दिया। मतलब मैटर पे विश्वास क्या कि हाँ, मैटर का भी, हाँ यही मैं बता देता हूँ। एक बात उन्होंने मेरे को बताई, उन्होंने कहा कि जो तेरे को मैटर फिक्स करना है पहले से कर ले। अगर कि ये किताब पढ़नी है तो पहले दिन से उतनी किताब ला, और फिर उन्हीं किताबों को बार बार पढ़। भाई हमें 10 किताब एक बार पढ़ने की बजाय उन्होंने कहा कि हम आपको एक किताब है उसको 10 बार पढ़ना है। अब मेरा भी उस समय मेरे को इतनी समझ नहीं थी, अब मेरे को भी इंडिविजुअली लगने लगा है कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने से, अब अगर हमें यहाँ विद्वान बनना है अलग विषय है, विद्वान बनना है तो हमें बहुत सारा साहित्य पढ़ना होता है, विषय के बारे में और चीज़ें, गहन चीज़ें पढ़नी होती है। लेकिन अगर हमें
हमारा लक्ष्य ये है कि हमें पहले नौकरी लगना है, तो हमें एक सामग्री को निश्चित कर लेना चाहिए और फिर उसी को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। और यकीनन अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो सफल हो ही जाएंगे। एक जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मेरे आसपास ही मैं भी गांव से आया हूँ, 2-3 दिन गांव में था छुट्टियों के बाद। तो जो लड़के 12वीं पास कर रखी है या अब रिजल्ट आने वाला है, तो वो मतलब बार बार पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो गांव से ज़्यादातर आर्ट्स के होते हैं, वो कि एसएससी में जाए या यूपीएससी में जाए, और नए नए जोश भी होता है कि आरएस की तरफ जाए या टीचर की तरफ जाए। उनके लिए क्या सजेशन है? ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है। हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं अध्यापक हूँ और लगातार 2-3 बार ये अलग अलग भर्तियों में चयन हो गया, तो मुझसे भी पूछते हैं कई बार। लेकिन वास्तविकता ये है कि क्या करना चाहिए, हमारे पास इसका हर किसी के लिए जवाब है नहीं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मैंने ये करा। आपको क्या करना चाहिए, अगर मैं आपको पूरी तरीके से नहीं जानता तो मुझे उसका मेरे पास जवाब भी नहीं होगा कि आपकी बुद्धि लब्धि कैसी है, आप कितने पढ़ सकते हो, आपका जो मतलब उस चीज़ के प्रति डेडिकेशन है वो कैसा है। अगर वो सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, मैं आपको सीधा कह दूँ कि आपको तो आरएस की तैयारी करनी चाहिए। किसी बच्चे का जैसे होता है अमूमन कि 90% 12वीं बन गए तो घर वाले कहते हैं कि ये तो आरएस की तैयारी करेगा, और भेजते भी है और करते भी है। कई बच्चे नहीं कर पाते, वो क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मसला है। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मैंने ये करा और ये मेरी जर्नी रही। आपने 12वीं के बाद क्या सोचा था जानने? मैं 12वीं के बाद मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या है। सेम। जैसे मैंने 12वीं करी, मैं बज्जू में स्टूडियो में काम करने लग गया। मेरे जीजू का स्टूडियो था। आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि नियमित रूप से एक सीधा सा भाई हमारे पास ऐसे थे नहीं ऑप्शंस। फिर वहाँ डूंगर कॉलेज में कितने साल काम किया ये फोटोग्राफी वाला? 4 साल। अच्छा। वहाँ देखो मेरे को पता नहीं था एडमिशन कहाँ लेना है, कहाँ कॉलेज है। जाते थे गांव वाले उस समय, क्योंकि बज्जू में यहाँ कॉलेज थी नहीं, कोलाइट में भी राजकीय विद्यालय था नहीं, तो बीकानेर जाते थे। लेकिन वहाँ उस समय क्या क्या चाहिए एडमिशन के समय वो भी नहीं पता, ये भी नहीं पता था। तो मैं स्टूडियो में नौकरी करने लग गया। अब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उस एडमिशन्स के समय में जो चीज़ चाहिए थी, सबसे जो मुश्किल से बनती थी, वो तो जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र बनाने की उस समय प्रोसेस 3-4 दिन की थी। ठीक है। तो लास्ट तारीख आ गई, मेरे को किसी ने पूछा एडमिशन करवाया नहीं। मैंने कहा क्या कर जाति मेरे पास बना हुआ ही नहीं। फिर मैं दुकान छोड़ के, उस समय मानका सर कोई CSC थी, वहाँ मैंने वो बनवाया। उसके बाद मेरे एक काका का लड़का था, हम डूंगर कॉलेज गए। वहाँ तब लाइनें लगती थी बहुत ज़्यादा, और हमने वो करवा के एडमिशन करवाया। 2012 से 15 तक मेरी वहाँ ग्रेजुएशन हो गई। और एक मज़े की बात और, जैसे आपने बताया कि एक औसत बच्चा होता है वो आगे कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि उस समय ग्रेजुएशन के दौरान मेरी नियमित पढ़ाई थी नहीं। मैं साथ साथ में पार्ट टाइम काम भी कर रहा था फोटोग्राफी का और का। तो BA में मेरे मात्र और मात्र 49.61% बने थे। सेकंड डिवीज़न थी 49.61%। अब BA कर ली, अब क्या करना है। तब साथ में 1-2 रहते थे, उनको कहा कि PTT की फॉर्म आएंगे, भरेंगे, B.Ed करेंगे। तो PTT का फॉर्म भर दिया। PTT का फॉर्म भर दिया तो एक गाइड आती थी राय की, वो गाइड लेकर आ गई, उसको पढ़ा 2-3 बार और सतबुद्धि के थे, ठीक ठाक थे। तो वो पढ़े, उसमें से 350 कुछ नंबर आए। काउंसलिंग भरवाई तो लोनकन सर B.Ed कॉलेज मिल गई। और हमारे वाले समय से 2 साल की B.Ed हुई थी। पहले 1 साल की होती थी, उसी समय 2 साल की हुई थी। तो मैंने वहाँ 2 साल लोनकन सर B.Ed कर ली। अब B.Ed करने के बाद और था मेरे को आगे क्या करना है, मेरे पास कोई लक्ष्य था नहीं। उस समय 2018 में फरवरी में हुआ था, 2017 मेरी B.Ed पूरी हुई थी, 2018 फरवरी में हुआ था रीट का पेपर। तो रिजल्ट आया ही नहीं था, और उससे पहले मैं सूरतगढ़ चला गया था रीट की तैयारी करने। रीट की तैयारी करी, उस समय 106 नंबर बने, सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं। अब मेरा फिर यही था कि रीट मैंने पता B.Ed के बाद एक तो 3rd ग्रेड का दे सकते हैं, 2nd ग्रेड का दे सकते हैं। बचपन से सपना यही था कि मास्टर बनना, ज़्यादा इतना कुछ सोचा नहीं था क्या बनना क्या नहीं। तो मैंने वो वहीं पे स्टॉप कर दी B.Ed। फिर मैंने 1 साल कुछ भी नहीं करा।
एमए नहीं किया? एमए नहीं किया क्योंकि मेरा इतना बड़ा लक्ष्य था भी नहीं। फिर मैंने 1 साल गैप लेके फिर फ्री थे, और एक मेरे काका का लड़का फौजी है, वो वहाँ से एमए कर रहा था साथ साथ, तो उसने कहा मेरा फार्म भरवाना है, उसका भरवाने के चक्कर में मैंने मेरा भी भर दिया और मैंने एमए कर दिया। ठीक है। एमए के दौरान फिर मैं क्या कि एक बीच में फर्स्ट ग्रेड की 20 में भर्ती है, 20 में मेरी एमए फाइनल हुई थी, 20 में फर्स्ट ग्रेड की एक भर्ती आई थी, उसमें तारीखें आगे बढ़ गई थी, मेरी एमए चल रही थी, तो मैंने राजनीति विज्ञान की थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी, एक नेट का पेपर दिया, तो थोड़ा राजनीति विज्ञान विषय ठीक हो गया, तो एमए में मेरे वापस मैंने स्वयं पाठी के रूप में की थी, और फिर 60% बन गए थे। अच्छे बन गए एमजीयू से? एमजीयू यहाँ से 60 तो अच्छा ही है। हाँ, वो अब देखो, अब ये भी ब्लेम नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी में नंबर बढ़ते नहीं, वो तो लिखने पढ़ने पर। बीए में मैंने कम लिखा, कम बने, एमए में मेरे को कुछ ज़्यादा आने लगा था, ठीक मैंने ठीक लिखा, ठीक बन गए। तो आपका कहने का मतलब है कि आप 12वीं के बाद अपने हिसाब से आपको क्या लग, देखो हमारे पास एक तो ग्रामीण क्षेत्र में 2-3 हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं, हम जिससे पूछते 2-3 ऑप्शन ही सोच। इसके साथ आप एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल वर्तमान में शहर से ज़्यादा गांव का सक्सेस रेशियो बढ़ रहा है, चाहे किसी भी फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे बिजनेस हो, तो इसके बारे में भी साथ में कुछ बताना चाहो तो। अब देखो, मैं देहाती गंवार आदमी हूँ, शहर गया नहीं हूँ, कम गया हूँ, तो इसीलिए शहर के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनका क्या तरीका तौर तरीका, वो मुझे ज़्यादा पता है नहीं। अब ये इसका एक जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि शहर में रहने वाले लोगों के पास पहले से काफ़ी स्तर तक की सुविधाएं होती है। अब जितना आदमी अभाव में जी रहा है, जो सोचता है ना, उतना जो सुविधाओं में रह रहा है वो सोचता नहीं। अब जो अभाव में रह रहा है वो अपने भविष्य को थोड़ा सा ज़्यादा सोचता है, और जब ज़्यादा सोचता है तो ज़्यादा मेहनत करता है, ये स्वाभाविक सी बात है। और जब ज़्यादा मेहनत करता है तो जो आप रेशियो बता रहे हो ज़्यादा है, वो अपने आप हो जाता है। जैसे अब सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, बाद में और क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। एक अमूमन क्वेश्चन रहता है, सभी सब्जेक्ट के लिए रहता है, तो आपने पॉलिटी में एक महारत हासिल की है, लोगों की नज़र में और खुद की नज़र में, तो आप खुद बताओगे। तो पॉलिटी कैसे करे, जैसे सेल्फ करे या सेल्फ करे तो भी कैसे? मैंने पहले एक बात तो मैंने पहले ही की, पॉलिटी स्पेशली बताना। हाँ, कि कला वर्ग के जितने भी विषय हैं उनको कोचिंग संस्थान में जाने की बजाय आप लाइब्रेरी में बैठ के या एकांत में बैठ के खुद से पढ़ेंगे तो अच्छे से। मैंने पहले भी बात की कि अगर आपको 2 चीज़ें होती है हमारे सामने, एक तो हमें विद्वान बनना है और एक हमें अपना लक्ष्य हासिल करना। मुझे बहुत ज़्यादा विद्वान बनना नहीं था, मुझे अपने आप को लगता है कि मैं जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर की विद्वता मुझ में है। सिलेक्शन जितना मैटर पढ़ना था। अब विषय मुझे भी उसी हिसाब से पढ़ना था उस समय कि मेरा चयन हो जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखो, मैंने कई किताबें जो सजेस्ट करते हैं जो चयनित हुए, ऐसे किताबों के लेखकों को नाम सुने जो मैंने पहले नहीं सुने थे, रिजल्ट आने के अब बाद सुने, तो मैंने उतनी ज़्यादा वो किताबें पढ़ी। स्कूल व्याख्याता की तैयारी के समय सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत में मुझे एक जो किताब सजेस्ट करी गई थी वो थी ओपी गाबा की। सबसे पहले मैं वो एक किताब लेके, तुलनात्मक राजनीति नहीं, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा नाम। ठीक है। तुलनात्मक राजनीति का आपने नाम लिया, तुलनात्मक राजनीति में उस समय एक किताब लेके आया सीबी गन्ना की, ठीक है। और जो थिंकर्स थे, विचारक, उसमें मैं हकीकत बताऊं तो भारतीय विचारकों में मैं ओपी गाबा की लेके आए। वेस्टर्न थिंकर्स में भारतीय विचारकों में एक पुखराज जैन की किताब आती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, मैं वो लेके आया। फिर अंतर्राष्ट्रीय में BL फड़िया की किताब लेके आया। और संविधान मैंने जो पढ़ा वो मैंने पढ़ा, एक परीक्षा वाणी आती है मोरी द्विवेदी की उस समय। लक्ष्मीकांत भी मैंने पहले थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन अगर तथ्यात्मक और ऐसे गुड पर्सन आए तो लक्ष्मीकांत में वो मिलते नहीं। प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वालों के लिए समझ बनाने के लिए वो ठीक है। अब उसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड के समय मैंने सबसे ज़्यादा जो किताब पढ़ी थी वो आती है PCP की गाइड आती है RS आडा सर की, ठीक है। अब जिस प्रकार का एग्ज़ाम का जो नया पैटर्न आया है उस पैटर्न के हिसाब से वो किताब बहुत किफ़ायती थी।
बहुत बेहतर पुस्तक थी। और मैंने क्या बताऊँ, मैंने एक किताब मैंने पढ़नी शुरू की, उसको इतनी बार पढ़ा कि उसकी पेज ही फट गई। फिर मैं एक किताब और लेके आया। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो किताब पढ़ी थी उस समय वो मैंने आडा सर की, बाकी भी पढ़ी थी मैंने लाइब्रेरी में, या कई बार मैं ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने एक राजीव भार्गव की थ्योरी में पढ़ी थी, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, उसमें एक महेंद्र कुमार की किताब आती है। मैंने काफ़ी किताबें वो भी पढ़ी साथ साथ, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा जो किताब पढ़ी उस समय वो पढ़ी थी मैंने आर.एस. आडा सर की। एक आपने संविधान में कहा कि वो एक बैरेक्ट और चलता है। हाँ, बैरेक्ट मैंने पढ़ा नहीं है सर कभी भी। मतलब मैंने जैसे भी सुना है मैं कभी वो कह रहे कि हमने वही पढ़ी ज़्यादा। हाँ, नए पैटर्न के हिसाब से सब बताते हैं कि पढ़ना चाहिए। मैं ना तो बैरेक्ट पढ़ा, ना मैं बैरेक्ट खरीद के लाया कभी। अब पढ़ने वाले की समझ के ऊपर होता है वो कितना पढ़ता है, कहाँ से पढ़ता है। मेरा मानना है कि कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें से 80-90% प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते। समस्या ये होती है कि अब जितना 80-90% उस किताब में से आ रहा है, हम उसको तैयार नहीं कर पाते। हम जो बाकी की 20% जो उसमें से नहीं आ रहा है, हम उसके पीछे भागते हैं कि वो वाली किताब ले आए, वो वाली किताब ले आए। अब पढ़ने वाले, राजनीति विज्ञान में सजेस्ट करने वाले, पढ़ने वाले वेस्टर्न थिंकर्स के, अभी को बड़े जो विदेशी लेखक है उनकी किताबें भी पढ़ते हैं। रील भेजी थी, वो कह रहा है कि मैंने एक टॉपिक के 5-5, 7-7 किताबें हाँ, पढ़ने वाले ये भी है, मैं नहीं कहता कि नहीं पढ़ते। पढ़ने वाले मेरे भी ऐसे मैं नाउन है, मैं जिनको जानता हूँ, उन्होंने किताबें पढ़ी है बाकायदा, लेकिन मैंने कम पढ़ी है। मेरा बता रहा हूँ। और एक जैसे रहता है कि नोट्स बनाए, या अभी वर्तमान में क्या है कि कोचिंग संस्थान में नोट्स निकाल रखे हैं प्रचार के लिए बढ़िया सी। नोट्स बनाना बनाए तो भी कैसे बनाए, पढ़ने वाले का आपके ऊपर है कि वो कैसे पढ़ता है। अगर उसकी पढ़ाई में अगर नोट्स बनाने वाला तरीका है तब तो नोट्स बनेंगे। आपने बनाए? मैंने नहीं बनाए, नहीं तो नहीं बनेंगे। दूसरी बात, नोट्स कोचिंग वाले, तो मैंने जब सहायक आचार्य की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करी थी उस समय मैंने मोस्टली नोट्स ही पढ़े थे। कलाम एकेडमी में पढ़ाते हैं एक लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर, मैं उनको सीधा तो क्रेडिट नहीं देता, क्योंकि मैंने उससे पहले भी मेरी स्कूल व्याख्याता में 10वीं रैंक थी, अच्छी तैयारी थी। लेकिन स्कूल में लगने के बाद मैं उतना ज़्यादा समय पढ़ाई को दे नहीं पाया, और जितना मैंने समय दिया वो मैंने जो कलाम एकेडमी ने, मतलब हर एक टॉपिक का जितना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्होंने वैसे नोट्स बना रखे। अपनी मेहनत उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, तो वो नोट्स मैंने फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4-5 बार रीड कर लिए थे, पढ़ लिए थे। तो नोट्स देखो, हमें ये देखना कि नोट्स है, प्रकृति क्या है नोट्स की, कैसे नोट्स। कई बार अब जैसे कि मैं लगने के बाद मैं अपनी तरफ से एक किताब छाप दूंगा मेरे नाम से, बाज़ार में आ जाएगी, किसी 3-4 लोगों ने सजेस्ट कर दी, किताब चल जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि उस किताब में वो चीज़ें हो जो होनी चाहिए। तो नोट्स हमें देखने चाहिए कि नोट्स जो एग्ज़ाम का पैटर्न है या फिर जो विषय की प्रकृति है, तो पाठ्यक्रम जैसा है वैसा उस सारी चीज़ें समावेश उसमें हो रखी है कि नहीं हो रखी। अगर वो सारी चीज़ें हो रखी है तो नोट्स पढ़ने में कोई वो नहीं हिचकिचाना चाहिए कि नोट्स क्या पढ़ने चाहिए। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आता क्या कि रिवीजन, रिवीजन एक कहते हैं कि 10 बार करनी चाहिए, या कि समय के साथ अपने हिसाब से करनी चाहिए। कोई कहता है कि कम समय में करनी चाहिए, कोई कहता है ज़्यादा समय में करनी चाहिए। तो रिवीजन पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कई बार जब साथ वाले अभ्यर्थियों से मिलता हूँ तो उनमें से कई लोगों की शिकायतें रहती है कि मेरा सिलेबस नहीं है। और उन लोगों में बहुत तरस आता है। अगर आपका एग्ज़ाम तक आते आते एक बार सिलेबस नहीं हुआ, पाठ्यक्रम नहीं हुआ, तो फिर आपका चयन कैसे होगा? मेरा जैसे कि मैंने शुरू में पढ़ने का बताया कि मेरे को अगर 1 घंटा पढ़ना है तो फिक्स है कि मेरे को 10 पेज पढ़ने हैं। अगर इसमें 8 पढ़े तो हो सकता है अगले वाले में कुछ ईजी है तो 12 पढ़ दिए। तो रोज़ के मेरे को अगर 15 घंटे पढ़ रहा हूँ मैं, तो मैं 150 पेज पढ़ रहा हूँ। और अगर मैं 150 पेज पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 15 दिन में 10 दिन में सिलेबस एक बार पूरा कर रहा हूँ। और अगर मैं 10 या 15 दिनों में एक बार सिलेबस कर रहा हूँ तो आप सोच के देखिए कि 6 महीने में मैंने कम से कम 12 से 15 बार सिलेबस कर लिया। तो जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ोगे, रटना कभी मैंने कोई चीज़ रटी नहीं, बार बार पढ़ी उसको। मैं स्कूल व्याख्याता वाले के समय मैंने आडा सर वाली किताब को 50 बार पढ़ी होगी। मेरे कुछ ना कुछ तो सत्ता जाएगी बार-बार, जितनी बार कोई गिनती नहीं है। तो अपने आप दूसरी बार पढ़ेंगे तब चीज़ें हमें एकदम, पहली बार पढ़ेंगे नहीं लगेगी, दूसरी बार पढ़ेंगे परिचित लगने लगेगी, तीसरी बार में कुछ एक तथ्य ऐसे होंगे जो हमें नहीं आते होंगे, बाकी हमें आते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं हमें लग रहा है कि सारी चीज़ें आ रही। चौथी बार हमें जो तथ्य नहीं आ रहे तो उनमें से कुछ आने लगे, 5वीं बार सारा कुछ आने लगा। फिर जब हम पढ़ते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि तो हमें सारी आ ही रही है। और एक समस्या ये भी आती है कि जब हमें लगने लगता है कि सारी आ रही तब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमें तब भी उसको पढ़ते ही रहना चाहिए। आ रही है तो भी पढ़ो,
समय अगर आपके पास है तो पढ़ते जाओ, रीडिंग पे फोकस रखो। रीडिंग आप जितनी ज़्यादा करोगे रिवीजन अपने आप हो जाएगा। जैसे इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में पहले तो एक नेट चाहिए, वो तो तैयारी करता है तो हो जाता है अमूमन। उसके बाद जैसे इसमें 3 पेपर होते हैं, एक मान लो रिटन मान लो तीनों का एक, और एक होता है मॉक इंटरव्यू। तो अभी जो वर्तमान में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें मतलब रिटन के साथ साथ मॉक की उतनी भूमिका है जितनी रिटन की है। मतलब नंबर चाहे स्कोरिंग कम हो लेकिन सिलेक्शन में वो अहम भूमिका निभाता है। मेरा जो आपका क्या कहना है? इसमें सहायक आचार्य में चयन हुआ है, उसमें इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा भूमिका है, थोड़ी तो क्या बहुत ज़्यादा भूमिका है। मुझसे रिटर्न में ज़्यादा नंबर वालों का, जिनके 5-6 नंबर ज़्यादा थे, उनका हुआ नहीं, जबकि मेरा हो गया। अब इंटरव्यू का ऐसा है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है, पहली तो बात। दूसरी बात डिपेंड करता है वहाँ जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके ऊपर। उनकी उस समय कई बार हम बहुत कहते हैं कि हम बहुत बेहतर करके आए इंटरव्यू, लेकिन नंबर कम मिलते हैं। वो डिपेंड करता है वहाँ जो मेंबर्स बैठे हैं उनके ऊपर, उनकी मनोदशा के ऊपर कि उस समय जब हम पढ़ा रहे थे उनका माइंड हमारे प्रति कैसा था, हमारा उनको व्यवहार कैसा लगा, हमारे बोलने का चालने का तरीका, पढ़ाने का। बोर्ड टीचिंग भी करवाते हैं इंटरव्यू जब होता है आरपीएससी। और उसके अलावा कि हमारी जो प्रभावशीलता है उनके ऊपर कितनी गिरी वो करती है। अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए जैसे कि मॉक इंटरव्यू देते हैं सारे, मॉक मतलब पहले से इंटरव्यू की पूर्व तैयारी कोचिंग वाले वैसा ही सेटअप तैयार करके लेते हैं। अब मुझे भी था, कई लोगों ने सजेस्ट करा कि मॉक देने चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हंसराज जी हमारे लगे हुए थे कॉलेज में, पिछली भर्ती में वो लग गए थे, स्कूल से कॉलेज लेक्चरर बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि मॉक देने चाहिए, तो मैंने भी सोचा कि 1-2 दे लेते हैं। तो हमारे बज्जू में ही मंडी में जो सेक्रेटरी की पोस्ट पे RS है घनश्याम जी बादू, उनके बज्जू में हम गए उनके निवास पर। एक मैं गया, हंसराज जी मेरे साथ मेरे को लेकर गए, क्योंकि पहले से घनश्याम जी से मेरा इतना ज़्यादा परिचय था नहीं। वो लेके गए, वो अच्छे आदमी, वैसे वो बातें हम करेंगे। तो हम उनके पास गए, पहले सारी चर्चा करी। तो हमने कहा कि भाई हंसराज जी ने कहा हम तो इसको मॉक दिलवाने लाएँ। तो उनका बढ़िया बात है, ले लेंगे। तब मेरा तो मॉक वहीं हुआ, उनके वहीं क्वार्टर के। हंसराज जी थे एक वो, क्योंकि RS थे घनश्याम जी, तो इंटरव्यू तो उन्होंने मॉक दे रखे थे और उनको एक इंटरव्यू का तजुर्बा था। और हंसराज जी थे, वो भी प्रोफेसर थे, तो उनको भी इंटरव्यू का तजुर्बा था। और कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी बड़े संस्थान में कोचिंग में बैठ के आगे मॉक इंटरव्यू देंगे। तो मॉक में तो यही पता लगाना होता है कि हम मतलब उस परिस्थिति में कैसा कर पा रहे हैं, हम हमारे जाने का, आने का, बैठने का, बोलने का तरीका कैसा है, हमारे हाव भाव जैसे हैं ऐसे प्रस्तुत हो सकते हैं, वहाँ प्रस्तुत हो सकते हैं नहीं। तो मेरा इन्होंने वहाँ इंटरव्यू लिया, घनश्याम जी ने, हंसराज जी ने, गोपाल जी भी से जानी व्याख्या था। और उन्होंने उसी दिन मेरे को कहा था कि तेरे 18-19 नंबर इंटरव्यू में आ जाएंगे। और जब उन्होंने मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस दिया, जो पहले मैं सोच रहा था कि कोचिंग में देंगे मॉक, तो कलाम वाले ले रहे थे मॉक, 5400 फीस थी उनकी। तो जयपुर जाना आना अपने लिए 15,000 का जुगाड़ था। तो इन्होंने मेरे को हौसला दे दिया, वही विश्वास वाली बात है। इन्होंने कहा कि 18-19 नंबर आएंगे, मैंने कहा आएंगे, उतने ही वहाँ, और मैं वहाँ गया और फिर उतने आए। तो मतलब इंटरव्यू की बहुत अहम भूमिका है इसमें। इंटरव्यू की बहुत अहम भूमिका चयन में। जब आपके या तो आपके जो फाइनल कट ऑफ जितनी एक्सपेक्ट हम लेकर चलते हैं उससे ऊपर नंबर है पहले से रिटर्न में, तब तो इंटरव्यू में जितने भी आए ठीक है। लेकिन अगर हम उस पीक सीमा पे है, पीक पॉइंट पे, जहाँ से मतलब इंटरव्यू मैटर करता है कि इंटरव्यू में अगर 18 आते हैं तो होगा, इंटरव्यू में अगर 12 आते हैं तो नहीं हो, तो वहाँ इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। और अधिकांश बच्चे उसी स्थिति में होते हैं। एक आपने बताया कि पॉलिटिक असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो तो सब्जेक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, और अच्छा था भी, क्योंकि आपने पहले लेक्चरर बने और उसी सब्जेक्ट से फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बने। इसमें एक थर्ड पेपर भी भूमिका रखता है, थर्ड पेपर जैसे इंटरव्यू रखता है, तो उसके बारे में क्या कहना है, वो कैसे? थर्ड पेपर का ऐसा है कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने रीड की तैयारी करी, मैंने 2nd ग्रेड SST से तैयारी करी, तो जीके तो मेरा तैयार हो ही गया था बहुत बेहतर ढंग से। क्योंकि जीके में लक्ष्य की गाइडें आती हैं, राजस्थान जीके की सिर्फ राजस्थान जीके की 2 बड़ी गाइडें आती हैं। मैं सबसे पहले जब मैंने तैयारी शुरू करी थी 3rd ग्रेड की 2018 वाले रीड की, मैं तभी वो दोनों लेकर आया था। अच्छा। और मैं उनको बहुत बढ़िया से, मैंने जैसे मैं बताया ना लेक्चरर के समय मैंने RS हाडा वाली बुक को पढ़ा, वैसे ही मैंने उनको तैयार कर रखा था। AP के टाइम भी दोबारा पढ़ा?
एपी के टाइम दोबारा मैंने जीके को इतना नहीं पढ़ा, क्योंकि स्कूल लेक्चरर का मैंने दे रखा था पहले। एपी के समय मैंने ये पढ़ा कि 9वीं 10वीं की जो रास्ता ने दिन की किताबें आती है वो पढ़ी। उसके बाद जीके के लिए कॉस्मोस के करंट नोट्स अफेयर्स के नोट्स आते हैं, मैंने वो पढ़े। और कॉस्मोस का इकोनॉमिक सर्वे का उनके नोट्स आते हैं वो पढ़े। और मेरे 33 नंबर की से थे, अब उसमें से ऊपर नीचे अच्छा 30 से ऊपर तो अच्छे नंबर। हाँ, तो मैंने पढ़ा। जीके के लिए मैंने मोस्टली लक्ष्य की गाइडें पढ़ी, इधर उधर से अगर गाइडों में पढ़े तो। बाकी मैंने 6ठी से 12वीं तक की सामाजिक विज्ञान की किताबें और राजस्थान अध्ययन की, राजस्थान बोर्ड की किताबें भी बहुत बेहतर ढंग से पढ़ी। टेस्ट सीरीज रोल रखती है, आपने ज्वाइन किया था या? टेस्ट सीरीज मैंने स्कूल लेक्चरर के समय भाटे आश्रम मैंने बता रहा था करी थी, 5-6 टेस्ट दिए थे। इसके एपी में नहीं दिए? एपी में मैंने टेस्ट ऑनलाइन, सुरेश जी बता रहा है, वो भी लेक्चरर है, वो भी उनके पास कलाम एकेडमी का था, वो ले रखा ऑनलाइन। तो वो आरएस की तैयारी करने लगे तो वो उन्होंने मेरे को दे दिया। तो मैं उनमें वो टेस्ट जो चलते थे उनको रिवीजन हल कर लेता था, या फिर कई बार टेस्ट दे देता था, उन टेस्ट को पढ़ लेता था। तो वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत करा। एक आप पॉलिटिशियन हो तो ये क्वेश्चन पूछने का फ़र्ज बनता है मेरा, आपके मतलब फेवरेट दार्शनिक कौन है, और है तो भी क्यों? अब आप कहाँ के पूछ रहे हो, बोलो ये बताओ। ऑल ओवर। अब देखो वर्तमान में परिदृश्य में कुछ प्रासंगिकता रखते हो। तो देखो मैं जैसे हिंट दे देता हूँ मैं थोड़ा। देखो मैं सीधी सी बताता हूँ, मैं राज की सेवा में हूँ और इस नाते मैं जो सरकार है उसका कर्मचारी। मेरी पसंद मेरी नापसंद मेरा निजी विषय। राजनीति में मेरा इतना रोल है कि मैं मतदाता हूँ। नहीं, जहाँ वैचारिक तो बता ही सकते हो कोई अच्छा, जहाँ वैचारिक रूप से, हाँ मैं छात्र राजनीति में मैं बता देता हूँ। मैं था पहले छात्र जीवन में मैं कम्युनिस्ट विचारधारा का था। अब विचारधारा बदली है सेम? अब देखो विचारधारा बदल तो नहीं सकती, क्योंकि कम्युनिस्ट तो पहले लेफ्टिस्ट होगा, राइटिस्ट होगा तो वो लेफ्टिस्ट बन जाएगा, लेफ्टिस्ट कभी राइटिस्ट नहीं बन सकता। अब देखो अब अंदर क्या है वो सब अंदर की बातें। अब पॉलिटी कहाँ से पढ़ने के लिए कहोगे? कोचिंग करनी चाहिए, सीधा नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या सेल्फ ही पहले की तरह कोचिंग अभी मुझे लग रहा है जैसे कि मैंने वादे की तो लक्ष्मी नारायण जी बेटीवाल से मैं उनके पास नहीं पढ़ा हूँ, ना मैंने उनके ऑनलाइन ऑफलाइन कोई क्लास ली। नोट्स मैंने ये असिस्टेंट प्रोफेसर के समय जरूर, लेकिन रिजल्ट अच्छा देते हैं। रिजल्ट अभी जैसे कि बता रहे हैं कि 180 में से 109-10 बच्चे वहाँ से 100 प्लस उसमें से है, तो अच्छा ही है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई नया बच्चा जिसको ये लगता है कि 1-2 बार पढ़ने के बाद भी ये लगता है कि मैं यहाँ से नहीं कर पा रहा हूँ खुद स्वाध्याय करके, तो उसको अगर वो ठीक लगते हैं तो वो, नहीं तो यूट्यूब पे और दूसरी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से मैं भूल गया। जैसे आपका किसका मतलब वो बैच क्या होता है? इंटरव्यू में इंटरव्यू मेरा बोर्ड था संगीता मैडम का। अच्छा, संगीता मैडम का बोर्ड था। उसमें किस हिसाब से, पहले थोड़ा रूपरेखा बताना चाहो तो? इंटरव्यू में मैं गया, सबसे पहले आरकेएससी में जाते हैं, वहाँ से जाते ही नीचे हमारा बैग सारा सामान बाहर रख लेते हैं, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन भी उसी दिन होते हैं। तो हम सिर्फ फाइल जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की होती हैं वो लेकर हम ऊपर लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में जाते ही हम जब लाइन लगते हैं तो वहाँ जो बैठे रहते हैं जो बाबू उनके कर्मचारी, वहाँ से हमें एक टोकन लेना होता है जिस पे नंबर अंकित होते हैं। अब टोकन का ऐसा है कि उस समय जब मैं इंटरव्यू देने गया तो 2 बोर्ड बैठ रहे थे, 1 से लेकर 16 तक टोकन थे। जिनके 1 से 8 तक आता है उनको पहला बोर्ड होता है, जिनका 9 से 16 तक आता है वो दूसरे बोर्ड में होते हैं। वहाँ से हमने टोकन चक लिया, मेरा 3 नंबर टोकन आया था, पहला बोर्ड था। फिर वहाँ से वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं फ़ोटो वोटो लेकर, फिर हमें लाइब्रेरी में इधर बिठा देते हैं। वहाँ हमारे दस्तावेजों को सत्यापित करते हैं। दस्तावेज सत्यापित करने के बाद जिस क्रम से टोकन से हमें बिठाया उसी क्रम से हमें इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। तो जब हम इंटरव्यू देने बोर्ड जहाँ बैठा है उसके गेट तक हमारे से जब पहला अभ्यर्थी इंटरव्यू देकर आया है, उससे पूछने से पहले हमें पता नहीं लगता कि अंदर कौन इंटरव्यू ले रहा है, बोर्ड किसका है, हमें कोई पता नहीं रहता। मेरे से पहले वाले जो आए मैंने पूछा किसका बोर्ड था, संगीता मैडम का बोर्ड था। और संगीता मैडम के प्रति ऐसे पहले से ऐसा चल रहा था कि संगीता मैडम है वो बढ़िया इंटरव्यू लेते हैं, और अगर कोई अच्छा इंटरव्यू देता भी है, अगर कोई ठीक है तो नंबर भी वो उसी के अनुरूप ठीक देते हैं, योग्यता अनुसार नंबर मिल जाता है। योग्यता तो मेरा पहले से उनके प्रति था कि मैडम का बोर्ड आ जाए, हम अच्छा करेंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो जैसे ही मैं अंदर गया मैडम बैठे थे, तो मेरे जो इंटरव्यू था वो और भी
अपने आप बेहतर हो गया, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया। जैसे मैं अंदर गया, नमस्कार प्रणाम करा, तो सबसे पहले तो वैसे जो बोर्ड के मेंबर होते हैं आरपीएससी के, जो इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, वो वैसे सवाल करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट बैठे थे पास में प्रोफेसर, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी इतनी हाइट है, आप सेना में नहीं है। अब देने को मेरे पास दो जवाब थे। अगर मैं बहुत ज़्यादा हो सकता है मौक देता और ज़्यादा मैं अपने आप में होशियार बनता, तो मैं ये जवाब देता कि मेरा तो बचपन से सपना था प्रोफेसर बनना, इसलिए मैं तो प्रोफेसर बना। लेकिन मेरा ऐसा था कि हम जैसे जेन्युइन है वैसे हम मैं जो बातें हैं वही बताऊँगा। तो मैंने कहा सर मैं पहले बहुत दुबला पतला था, अभी सरकारी सेवा में लग गया, इसीलिए जाके कुछ शरीर में ठीक हो। तो हंस दिए तो हंस दिए। उन्होंने कहा अच्छा अब तो ओवर एज हो गए होंगे। मैंने कहा हाँ। तो फिर मैडम ने मेरे को बैठने का कहा और फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ। चलो ये बता दो, सर्किल क्या डिपेंड करता है हमारी सफलता में या हमारे व्यवहार में, दोस्तों में क्या कुछ आपका सहयोग रहा? एक समय तक मैंने सुना था कि अगर आप बहुत ऐसे सर्किल में रहते हो जहाँ सभी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ भी बातें नहीं होती, तो आप बेहतर परिणाम दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इतना भी कि हम बाकी पूरी सामाजिक दुनिया से कट जाएं और एक वो जो हमारे ऐसा लगेगा हमारे बारी बात चारों तरफ रोबोट ही रोबोट बैठे हैं, उनमें कमांड लगा रखे हैं, वो पेज पढ़ रहे, तो वो होना भी इतना ज़रूरी नहीं। कुल लगा आप कहना चाह रहे मेरे मैंने जो स्कूल देखा था 6 महीने जो मैंने 15-16 घंटे पढ़ाई करी, उसके अलावा मैं पहले 7-8 घंटे 6-7 घंटे जैसे कि लोग बताते हैं कि मैं 6 घंटे पढ़ा, उतना तो मैं नियमित रूप से 4-5 साल पढ़ाई। तो जब मैं 5-6 घंटे जैसे मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी करी, थर्ड ग्रेड की तैयारी करी, तब मेरे सर्किल में ऐसे ही थे कि मैं पढ़ता था, बाकी जो साथ में वाले वो इतने ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, और मेरे ऐसे दोस्त भी थे जो एकदम से ही नहीं पढ़ते थे, तो मैं उनके साथ भी बैठता था, सारी चीज़ें होती थी, 5-7 घंटे 8 घंटे पढ़ लेता था। अब उतने में चयन नहीं हुआ, और हो सकता है उस समय उस स्तर की तैयारी नहीं हुई होगी। तो जब मैंने स्कूल व्याख्याता वाले में हुई तो मैंने थोड़ा सा वो एकदम सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान है वो पढ़ाई में लगा। 15-16 घंटे मैंने किताबों को दिए। और जितना देखो सीधी सी बात है, जिस अनुपात में हम मेहनत करेंगे, जितना हम लगाएंगे अपना एनर्जी, जितना उतना हम प्राप्त कर मतलब कर्म लौट के आते हैं। लौट के आते हैं। किस्मत मुझे लगता है कई बार अब जब मैं सुनता हूँ सायकाचार्य के जब आपके साथ हुआ है किस्मत वाला, जैसे मानो कि हमने ऐसा मतलब सोचा नहीं था, ऐसा मुझे हमें मिला है कुछ, ये सायकाचार्य वाला जो हुआ था रिजल्ट, इसमें थोड़ी भूमिका है किस्मत की। हाँ, कई बार होता है कि इंटरव्यू में कई ये भी बच्चे मिलते हैं हमें, बच्चे क्या है हमारे साथ वाले मिलते हैं जिनको ये लगता है कि मेरे को 5-6 नंबर नहीं दिए इंटरव्यू में 24 में से, और मुझे लगता है कि मुझे 16 से ऊपर नंबर दिए, 20 तक, 16 से 20 तक, जो अच्छे हैं नंबर, बहुत अच्छे हैं। अच्छे क्या, बहुत अच्छे तो 10-12 भी अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ किस्मत भी हो सकती है। यहाँ हो सकता है कि जब वो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको मैं इसके काबिल भी लगाऊं, अगर इसके काबिल लगाऊं तो वहाँ किस्मत है नहीं, और अगर उनकी उस समय मनोदशा हो गई कितने नंबर का है, तो हो सकता है वहाँ कहीं किस्मत ने भी काम करा होगा। अब देखो आप क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन आपने पहले एक पाबंदी बांध दी शब्दों में कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और किसी ऐसी बात नहीं कहना चाहूँगा जो कभी कुछ गलत। देखो मैं पहले बहुत बड़ा बोला आदमी सारा कुछ तो मैं बोल ज़्यादा, लेकिन अब जब मैं जिस सर्कल में रहता हूँ, जिन लोगों के साथ रहता हूँ, वो इस लाइन में रहते हैं, उनको कई साल हो गए, तो उन्होंने मुझे ये शिक्षा दी है कि जितना उचित है उतना ही बोलना चाहिए, उससे बाहर नहीं बोलना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें पढ़ने वाले के लिए? कम ज़्यादा छोड़ो, टाइम मैनेजमेंट। हाँ। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें पढ़ने वाले के लिए? कम ज़्यादा छोड़ो, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, पढ़ने वाले के लिए ऐसा है कि एक दिन रात का 24 घंटे का समय हमारे पास होता है, और मुझे लग रहा है कि अब आज मैं रात कोई तैयारी नहीं कर रहा था, आप नहीं कर रहे थे, फिर भी आप 6 घंटे अधिकतम सोए होंगे। 6 घंटे अगर कोई सोता है तो अच्छी नींद वो ले लेता है। उसके बाद हमारे पास समय बचता है 18 घंटे। 18 घंटे में 10 घंटे पढ़ाई के लिए समय निकालना कोई मुश्किल का काम नहीं है। अगर किसी को पढ़ना है तो, अगर नहीं पढ़ना तो कई बार ऐसे भी बच्चे हैं जो सोते तो 2 घंटे ही नहीं, फिर नहीं पढ़ते।
तो ये एक व्यक्तिगत है कि उसको कितना पढ़ना है, और मेन उससे कितना पढ़ना ही कब होता है जब उसकी पढ़ने में रुचि हो। अगर रुचि पढ़ने में हो जाए तो फिर अपने आप पढ़ाई होती है। हम तो पढ़ते थे किताबें थोड़ी देर, जब मैंने बता रहा स्कूल में कहता कि जब, और मैं हमेशा से ही 5-6-7 घंटे तो पढ़ता ही था। तो जब किसी एक दिन अगर मैं नहीं पढ़ पाता तो मेरे तो अंदर बेचैनी होने लगती थी कि आज पढ़ा नहीं। तो वो खुद के ऊपर है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है अगर करने वाला हो, पढ़ने वाला। तो मैंने बताया कि 6 घंटे छोड़ने के बाद भी हमारे पास 18 घंटे का समय बचता है, उसमें 4 घंटे और निकाल दे तो भी 14 घंटे, 4 और निकाल दे किसी काम में तो 10 घंटे तो मतलब 10 से घंटा तो आज के इस युग में कंप्लीट पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत गलत प्रश्न है कि समय का प्रबंधन कैसे करें। अगर आप पढ़ने के लिए गए, आपका काम ही मूल रूप से वही है, तो उसमें प्रबंधन क्या करना, समय आपका पूरा या पढ़ो। सही, क्या प्रबंधन करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब साथ में कोई काम कर रहे हो और साथ में आपको पढ़ना है, तब तो आपको समय मैनेजमेंट करना है। आप कर ही कुछ नहीं रहे, सिर्फ पढ़ना ही है तो मैनेजमेंट क्या करना आप पढ़ना ही है, सिर्फ काम ही आपका वही है, तो उसमें आप क्या समय प्रबंधन करोगे। समय पूरा आपके लिए रिजर्व है। बहुत अच्छा बताइए। क्वेश्चन और याद आ रहा है कि जैसे खुद का योगदान तो होता ही है सबसे ज़्यादा, इससे अलावा आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहोगे आपकी सफलता में? देखो स्कूल जो व्याख्याता में बना, मैंने पहले ही बताया। देखो सीधी सी 2-3 बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा। जैसे परिवार का सहयोग रहता ही, घर वाले तो हमेशा से चाहते हैं, माँ बाप, बहन भाई, परिवार, बहन सारे भाई ये चाहते, क्या हो, 2-3 भाई, हम 2 बहन, सारे यही चाहते हैं कि हम पढ़ के सफल होएं, और उसमें जितना उनको सहयोग करना चाहिए उससे ज़्यादा वो सहयोग करते हैं। अब कई बार हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें, जैसे आप पूछ रहे कि 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, तो वहाँ जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा था, हंसराज जी ने मेरे को, उन्होंने फ़ोन किया कि 1st ग्रेड की करनी चाहिए। मैंने उनकी बातों पे जैसे चल रही थी चर्चा, विश्वास करा और मैंने तैयारी करी। तो जो मैं 3rd ग्रेड का सपना, 2nd ग्रेड का सपना देखने वाला बच्चा अगर स्कूल व्याख्याता बना तो वो सिर्फ उनकी प्रेरणा से। वो अगर उस दिन नहीं कहते कि मुझे तेरे ऊपर पूरा यकीन है, तू कर लेगा, तो मैं ज़रूर कर लेता, ज़रूर मैंने कर लिया। वो नहीं कहते तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं वो तैयारी नहीं करता। रास्ते पे चलना तो पड़ेगा ना पहले करने के लिए, रास्ता तो एक लाइन दिखाने वाला, एक रास्ता दिखाने वाला बड़ा होता है। बाकी तो परिवार में देखो जितने भी है, मेरे पिताजी तो बचपन में जब था छोटा सा 5-6 साल का, मैं मुश्किल से होऊंगा तब उनका निधन हो गया था। तो परिस्थितियाँ पारिवारिक ऐसी रही थी। बड़ी बहनें थी तो उनका भी, जीजों का, भाई का, बड़ा भाई है उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई, उनका सबका, उन जितना हो सकता था उससे ज़्यादा उन्होंने मेरे लिए कराए। लेकिन भाई वो करते रहते और मैं वहाँ शहर जाके, वो समय प्रबंधन वाली बात है, वो नहीं कर पाता और घूमता और पढ़ता फिरता, तो मैं चयनित कैसे होता। तो उसके अलावा भी जिन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी उन सबका, इस देखो कि सफलता में, क्योंकि हमारा तो कोई निजी जीवन तो होता नहीं, हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो सफलता में सबका योगदान होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे निजी होते हैं और उनका उसमें ज़्यादा योगदान होता है। तो वो एक, जैसे आपने कहा 2021 से मैंने रीट का पेपर दिया 3rd ग्रेड का, और उसमें आपके नंबर अच्छे भी बने थे। होना ना करना अलग बात है, होना ना होना। उसमें पेपर लीक हुआ था, कहते हैं इसीलिए रद्द हुआ, और उसके बाद भी पेपर लीक हुए, चाहे कोई सी भी सरकार और लीक होते रहते हैं, हुए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? अब देखो अगर होते हैं, ऐसा होता है काम, तो वो बहुत, मैं कहता हूँ पढ़ने वालों के लिए और हमारे जैसे साधारण जो पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, जिनको अपना पूरा भविष्य इसी में देख रहे हैं कि हम पढ़ के नौकरी लगेंगे तो हमारा कुछ भविष्य जो अच्छा होगा, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा दर्दनाक घटना ही नहीं हो सकती। सही, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो बार बार अगर होते हैं तो सरकार अपने स्तर पर प्रयास नए जैसे कानून भी बनाए, और भी जैसे अब SOG जितनी इतनी सारी अच्छी कार्यवाही हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए। और देखो मेन बात ये है कि जब तक, जैसे कई बार क्या होता है, हम देखेंगे एक तो पेपर चोरी करके आगे देने वाला और एक लेने वाला। अब जब तक लेने वाले के मन में भय नहीं पैदा होगा ना, तब तक चोरी नहीं रुकती। जैसे कि हम पढ़ते हैं अखबारों में कि मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए एक आदमी पकड़ा गया। अब वो पकड़ा गया, उसको जेल में डाल दिया, 4 साल बाद जमानत हो गई, उसका तो धंधा ही वही है, वो वापस आके फिर बेचेगा। लेकिन अगर कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो वो किसको बेचेगा? सही है। तो पेपर वाले में यही है कि जिन्होंने, जैसे कई ऐसे नाम जो बार बार हर भर्ती में उनके नाम आते हैं, तो उन्होंने तो इसको अपना व्यवसाय बना लिया। सही।
तो उनका तो ये धंधा हो गया, अंदर जाके जेल वापस जाके आना, उसको यही तो कोई काम नौकरी करना है। लगना नहीं, दूसरा कोई काम है नहीं, इनको तो यही करना है। तो उनको तो सरकार उनके ऊपर अच्छी कार्यवाही कर ही रही, करनी भी चाहिए। उसके साथ साथ जैसे कि एसओजी ने इस बार जो कार्यवाही करी है अभ्यर्थियों के अंदर भय। अभ्यर्थियों के अंदर, तो वो बहुत ज़रूरी था। और अगर ये पूरी तरीके से हो जाएगा तो पेपर चोरी भी रुक जाएगी। अच्छा, तो दोस्तों इतना लंबा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई एक आध टॉपिक छूट गया है तो उसके बारे में कमेंट कर दीजिए, आगे किसी का लेंगे तो उसमें आप मैं वो क्वेश्चन मेंशन कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।